वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। लिफ्ट 360 ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के तीसरे फेज में मैं गौरव विश्वास, आज का होस्ट, आप सभी लोगों का गट रीसेट फेज के तीसरे दिन में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है गट इन मोशन, जहां हम योगा और एक्सरसाइज के द्वारा किस तरह हम अपने गट को अच्छा रख सकते हैं ये जानेंगे। होप आप लोग तैयार हैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आज के पहले स्पीकर डॉक्टर श्याम, जो कि हमारे इनोवेशन और साइंस टीम के डायरेक्टर हैं और इस उभरते हुए मार्केट इनोवेशन और साइंस पोर्टफोलियो को लीड भी कर रहे हैं, उन्हें मैं आज बुलाना चाहूंगा ऑन द वर्चुअल स्टेज। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर श्याम ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी तरफ से एक 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 एक्साइटेड गुड मॉर्निंग। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, ये इंस्टाग्राम से मुझे ये एक मैसेज मैंने देखा, मैं सोचा आपसे जरा शेयर करूं क्विकली। उसमें बताया है कि अगर आप आपका एक्सरसाइज और जो प्रोग्राम अगर आप आज शुरू करेंगे तो 2 हफ्ते के बाद आपको बिल्कुल यू विल फील गुड। 1 महीने के बाद आपका चेंज, आपको खुद को आपका चेंज नोटिस हो जाएगा। 2 महीने के बाद आपका फ्रेंड्स और फैमिली आपको नोटिस करेंगे, अरे क्या हो रहा है इसको। 3 to 4 months सब नोटिस करेंगे आपको, और फिर 5 या 6 महीने के बाद आपसे सब पूछेंगे, अरे आप क्या क्या कर रहे हैं, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। मैं ये इसके लिए बताता हूं क्योंकि मुझे भी यही हुआ। आज सब मुझसे पूछ रहे हैं, श्याम क्या हो रहे आपको, आपने कैसे किया। लेकिन मैं इसके ऊपर ये एक चीज आज का मेरे सोच, लेकिन आज का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज हमारे गट के ऊपर। और हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आज आपको बताएंगे इसका इम्पोर्टेंस। मेरे तरफ से क्या क्या बताना चाहता हूं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, कैलोरी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विन है। मैंने एक्सरसाइज और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये एक बात है। लेकिन मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने कल ही 2 दिन पहले एक रिसर्च पढ़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बेथेस्डा यूएसए में। उन्होंने ये स्टडी बहुत अच्छी तरह की थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे जरा शेयर करूं सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये रिसर्च हमें एक नई सोच, एक नई दिशा दिखाते हैं। सोचिए, सिर्फ अपनी रोज की कैलोरीज थोड़ी सी कम करके हम अपने जीवन को नई ऊर्जा दे सकते हैं, नई शक्ति दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, यही है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के चमत्कार। पहले ये सिर्फ एनुअल स्टडीज तक सीमित था, लेकिन अब हमारे लिए भी ये संभव है। ये स्टडी ने दिखाया है कि सिर्फ 12%, सोचो 12% कैलोरी कम करने से भी एजिंग के बायोलॉजिकल पैथ में सुधार आते हैं। तो सिर्फ वेट के लिए नहीं, हमारे एजिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुधार सिर्फ हमारे स्वास्थ्य में नहीं, बल्कि हमारे जीवन शैली में भी पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। और सबसे खास बात, ये रिसर्च दिखाते हैं कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हमारे बॉडी के कुछ खास जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो एनर्जी बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो मतलब थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिवर्तन, और हम अपने आप को एक नई शक्ति दे सकते हैं, एक नई उमंग दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे न्यूट्रिशंस को मिलेंगे जो हमारे लिए कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बाद
नो, आई एम सॉरी, गट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सरसाइज और गट के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है दीपांजलि। दीपांजलि, चलिए योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट दीपांजलि बोल रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज थर्ड डे पे इतनी एक्साइटेड आप लोगों को देख करके। और अभी तक आपने ये सीखा कि किस तरीके से हम अपना डाइट पैटर्न चेंज करें सो दैट हमारे हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमें कितना मॉडिफिकेशन करने को पता चला है जो आपकी डाइट बताई गई थी। तो आज हमारा जो सेशन होगा वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा कि किस तरीके से आपकी एक्सरसाइज आपके गट हेल्थ को अच्छा कर सकती है और आपके ऑल ओवर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है किस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं और अपने डाइट के साथ एक्सरसाइज को कैसे बैलेंस करना होता है आज के सेशन में मैं ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे स्क्रीन शेयर करेंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दीपांजलि। थैंक यू सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है गट एंड मोशन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज फॉर ऑप्टिमल गट हेल्थ। ये आपकी जो एक्सरसाइज होती है यूजुअली हमने ये देखा है कि हम अपना डाइट तो बैलेंस कर लेते हैं बट हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसे बैलेंस करने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है या फिर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं जो हमें शुरू से बताया जाता है कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितना एक अच्छा इफेक्ट देती है। आपका जो गट है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें किस तरीके से एक स्ट्रेंथ आती है, वो किस तरीके से हेल्दी होता है, ये शायद आपको भी नहीं पता है। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि यस इट इज फंक्शनिंग और किस तरीके से आपकी जो डेली लाइफ है वो मॉडिफाई हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि गट हमारा एक सेकेंड ब्रेन की तरीके से वर्क करता है। और सेकेंड ब्रेन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसा आपका गट होगा उसी तरीके से आपका ब्रेन वर्क करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये देखूंगी कि आप लोग अपने आप को एक रेट करो, मतलब इन 2 दिनों से पहले आप कितने एक्टिव थे अपनी बॉडी को लेकर के, मतलब एक्सरसाइज कितना करते थे और अभी कितना स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अगर रेट देंगे तो आप अपने आप को कहाँ रखोगे? फर्स्ट इज लोवेस्ट एंड 10 इज हाईएस्ट। ओके, नाउ अभी आपने अपने आप को स्कोरिंग दी और आपको भी रियलाइज हुआ कि मैं अभी कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ और कितना मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हम गट के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक की हमारा सिटिंग होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि आप चाह कर भी अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हो। मीन्स आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठे रहना और एक्सरसाइज ना कर पाना, सुबह जल्दी उठना और शाम को देर तक आपका डिजिटलाइजेशन होना और उसके बाद आप सो जाते हैं। तो इन दैट कंडीशन क्या इम्पैक्ट आता है आपके गट पर? तो सबसे पहला आपका इम्पैक्ट आता है वो ब्लड फ्लो का डिक्रीज होना। आपकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है। बट हमारे बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से इसका क्या इम्पैक्ट है कि आपकी इस ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ये इस तरीके से कम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो धमनियां होती हैं, आपको अगर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो उनमें प्रेशर आता है। इन दैट कंडीशन वो जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और अगर दूसरा इम्पैक्ट देखा जाए, आपका जो
डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उस पर प्रेशर आता है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक यानी इंटेस्टाइन है, आपका कोलोन है, वो श्रिंक होने लगता है। अब इन दैट कंडीशन जब आप बहुत देर तक बैठते हैं तो वो आपका अगर श्रिंक होगा तो इट मीन्स कि आपका गट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें बैठना नहीं चाहिए। इसी को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो, सो दैट ये जो 2 पॉइंट्स थे वो किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं, लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस, जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई को एनहेंस करता है। तो आपको आप घर पे अगर बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ऑफिस गोइंग हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, तो कुछ ये एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर भी और आपके आफ्टर दी 100 डेज जर्नी। सबसे पहले आता है आपका डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग किस तरीके से आपकी हेल्प करता है? डीप ब्रीदिंग आपका, जब आप तेजी से सांस लेते हैं और आपकी जो लंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, जो इनहेल और एक्सहेल का साउंड होता है उससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहती है। तो इन दैट कंडीशन डीप ब्रीदिंग आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, आपको इसके लिए लोकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, आप ऑफिस आवर्स में कर सकते हो, बहुत इजी होता है आपके लिए ये एक्सरसाइज को करना। दूसरी एक्सरसाइज होती है हमारी एब्डोमिनल सेल्फ मसाज। आपका जो एब्डोमेन एरिया होता है उसमें कई ऑर्गन्स आप कहीं ना कहीं देखते हो कि आपका स्टमक भी वहां पर है, लीवर भी वहां पर है, आपके जो इंटेस्टाइन है या फिर कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सारी चीजों को अगर आप देखते हो तो एक एब्डोमिनल एरिया में ही पाया जाता है। तो जब आप एक सर्कुलर मसाज देते हैं थ्रू दी डाउनवर्ड्स, तो उस कंडीशन में आपकी जो सेल्स होती हैं आपके एब्डोमिनल एरिया में वो एक्टिव होती हैं और उस तरीके से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस एरिया में वो थोड़ा डिक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद कोशिश कर सकते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है। थर्ड होता है आपका रीबाउंडिंग। आपके रीबाउंडिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से आपको, फॉर एग्जांपल आप हल्का बहुत थोड़ा सा जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तो वो रीबॉन्डिंग में आता है। उससे क्या होती है कि ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। थर्ड आपका आता है ट्विस्टिंग एंड रोटेशनल मूवमेंट। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि पूरे दिन बैठा हुआ रह गया है और अभी तक मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो इन दैट कंडीशन आप ट्विस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से मूवमेंट करी तो ऑल ओवर अगेन आपका जो बॉडी पार्ट होता है, आपका शोल्डर हो गया, आपका स्टमक हो गया, वो मूवमेंट करते हैं। तो इन दैट कंडीशन ऑफिस में भी बैठे बैठे अगर आप ये रोटेट करना चाहो, ट्विस्ट करना चाहे बॉडी को, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल सेल्फ मसाज, रीबॉन्डिंग, रीबॉन्डिंग तो फिर भी आप सोचोगे कि ऑफिस में जंपिंग कैसे की जाए, इसे अगर आप ना करो तो आप ट्विस्टिंग, रोटेशनल, फिजिकल एक्टिविटी में आपका नॉर्मल वॉक एंड ऑल आता है। तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करके आप अपने आप से स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑफिस में कर सकते हो, सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ना बैठे। अगर आपकी बॉडी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ रही है तो वो जो 2 कारण आपको बताए थे, ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो ठीक से वर्क नहीं करता है, तो उन चीजों को मॉडिफाई करने के लिए आप इन एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड जो आपकी है फॉर द बिगिनर्स, मतलब आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की थी और आप चाहते हो कि आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, तो ये कुछ एक्सरसाइज होते, कुछ योगासन्स होते हैं जो हमारे लिए काफी एक तरीके से हेल्पफुल हो जाते हैं। आपको जो सबसे पहला है अधोमुख मुख शवासन, ये आप पहले आप जानते हो कि हम 4 पद से द्विपदीय हुए हैं, मतलब पहले हम एज अ एनिमल थे, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी बॉडी डेवलप हुई और हम बाय 2 लेग्स हमने वॉक करना स्टार्ट करी। तो ये जो एक आपका जर्नी था, काफी लंबा जर्नी, हम
उन चीजों को भूल गए, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हमारे लिए चीजों को अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और एक्सरसाइज आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एकदम सिंपल एक्सरसाइज, लाइक आपने देखा होगा कि डॉग्स को जब वो उठते हैं तो वो एक अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इन दैट कंडीशन उनका जो एनिमल्स का एक एटीट्यूड होता है, उनको उनको किस तरीके से उनमें चपलता होती है, तो वो आप देख सकते हो। उसी तरीके से आप भी उन चीजों को कर सकते हो। तो ये अधोमुख आसन आपके जो एब्डोमिनल एरिया होता है या जो स्पाइन एरिया होता है उस पर अच्छे से वर्क करता है। आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। भुजंग आसन आपका कोबरा पोज होता है। कोबरा पोज में आपने देखा कि आपका जो कपाल से रिलेटेड एरिया है, जो आपका स्पाइन रिलेटेड एरिया है, उस पे किस तरीके से आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेचिंग आ रही है। मतलब वहां के एरिया का, एब्डोमिनल एरिया का जो मसल्स है या फिर जो आपके स्पाइनल एरिया का जो मसल्स है वो किस तरीके से एक्टिव हो रहा है, आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है अगर आप ये कोबरा आसन करते हैं। सेम इसी तरीके से आपका जो धनुरासना है, इसमें भी आपका जो कपाल है या फिर जो आपके शोल्डर्स हो रहे हैं या फिर जो स्पाइन है, ऑल ओवर बॉडी इसमें वर्क हो रहा है। इट मीन्स कि सारी मसल्स आपकी वर्क कर रही हैं। इसी के बाद आते हैं आपके वज्रासन पे। वज्रासन आप सभी आई थिंक जानते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं और उसके बाद अगर आप वज्रासन करते हो तो आपको एक अच्छा डाइजेशन मिलता है। तो इस तरीके से आप ये देख लो कितना सिंपल आसन है और आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका नौकासन। अगेन इसमें भी आपका जो कपाल है, मतलब जो आपका पेट है, वो इस तरीके से आपने उसमें देखा स्ट्रेचिंग हो रही है। आपका जो सेंटर है उसमें आपको इतनी अच्छी डाइजेशन ट्रैक हो रहा है, उसमें डाइजेशन हो रहा है। तो आप इस आसन को कर सकते हैं। थर्ड पोज होता है आपका कैट पोज, मर्जरासन, जो आपकी कैट्स होती हैं उस तरीके से। अगेन इस पे आपका स्पाइन और कपाल दोनों चीजों पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये बिगिनर्स के लिए एक्सरसाइज होती है कि आप धीरे धीरे करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, हर एज के लोग कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है, लाइक डॉक्टर्स ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया है फॉर सम एक्सरसाइज, तो आप उसमें ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, आप जब धीरे धीरे करके इन एक्सरसाइज को करने लगते हैं, आपकी बॉडी इन चीजों को अडेप्ट कर लेती है, तो आप एडवांस लेवल पर आते हो। धीरे धीरे करके आप उन एक्सरसाइज को रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट एंड एथलीट, इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको भी पता है कि जब आप अपनी बॉडी में एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपका जो गट माइक्रोब्स होता है वो किस तरीके से आपका हेल्दी हो जाता है। आपकी जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं वो अनुपात सही होने लगता है। तो अपने आप को आपने एक्टिविटीज के थ्रू जरूर से जरूर डेडिकेट करना है। आप डाइट फॉलो कर रहे हो बट अगर आप एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको भी ये फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं एज पर अदर्स, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें फॉलो करी हैं बट आपने ये दोनों चीजें फॉलो नहीं की। तो आपने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है, फ्रॉम 5000 स्टेप्स टू 10,000 स्टेप्स। एक बार में 10,000 स्टेप्स तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी को धीरे धीरे करके मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। और नेक्स्ट स्लाइड, आपको एक ये मिथ आपने भी सुना होगा कि हम वाटर क्या ड्यूरिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं, या फिर आपका जो वाटर का इनटेक होता है वो बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज ले सकते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे और आई थिंक ये एक मिथ ही है कि आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाटर का इनटेक नहीं कर सकते हैं या फिर आफ्टर एंड बिफोर एक्सरसाइज से आप वाटर इनटेक नहीं कर सकते हो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो इन दैट कंडीशन ये जो मिथ है आज कहीं ना कहीं आपको सॉल्व हो जाएगा कि यस, वाटर का इनटेक आपने करना होता है।
एक्सरसाइज के पहले भी, एक्सरसाइज के बाद भी और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आप एज अ सिप्स वाटर का इनटेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, जो आपके फैक्ट्स होते हैं या जो मिथ होते हैं वो किस तरीके से आपको बताए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्री एक्सरसाइज अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल जब आपने एक्सरसाइज की, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई और उन स्वेटिंग के कारण बॉडी हाइड्रेट जो होती है वो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में चली जाती है, और डिहाइड्रेशन में जाने के खुद के एक बहुत सारे क्लॉज होते हैं या फिर आपकी बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो उस कंडीशन में आपका कोशिश ये करना चाहिए कि 2-3 घंटे जो वाटर का इंटेक है वो कम से कम 200 से 300 ml तक आप आराम से ले सकते हैं। और जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है उससे पहले लाइक 10 to 15 मिनट पहले आप 100 to 200 ml वाटर का इंटेक कर सकते हो। तो ये जो वाटर का इंटेक आपको बताया जा रहा है कि 2-3 घंटे 200 से 300 ml ले लिया, 10 मिनट पहले 100 to 200 ml ले लिया, तो ये आप अपनी आदत में आज से ही ऐड करेंगे, शायद आपको ये फील होगा कि यस, हाइड्रेशन हमारे लिए कितना जरूरी होता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हमें बहुत हेवी वाटर नहीं लेना चाहिए, मतलब आपका जो वाटर का इंटेक है ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप सिप्स करके लेते हैं तो शायद वो ज्यादा एक इम्पैक्टफुल हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। ऑन दी अदर हैंड, जब आप पोस्ट एक्सरसाइज हाइड्रेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में बहुत ज्यादा बेवरेजेस, मतलब बहुत ज्यादा वाटर इनटेक ना हो। और एनी हाउ अगर आप ले रहे हैं, धीरे धीरे करके आप स्टार्ट करोगे और कोशिश करिए कि वो वाटर इनटेक हो जिससे आपका जो स्वेटिंग हुआ था और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ था उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो इन चीजों के लिए आपका जो वाटर इनटेक होगा उसमें लेमन वाटर है, मिंट वाटर है, इन्फ्यूज्ड वाटर है। तो पोस्ट एक्सरसाइज हमें इन वाटर्स का इनटेक करना चाहिए, ना कि नॉर्मल वाटर, सो दैट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में हो जाए। इसके बाद आते हैं आपके वॉक के ऊपर। आपको अक्सर आपने ये सुना होगा कि क्या हम मील्स के बाद डायरेक्टली या इमीडिएटली वॉक कर सकते हैं। तो आपको आज शायद इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि खाने के बाद हमें वॉक करनी होती है या नहीं करनी होती है, या फिर खाने के तुरंत बाद हम वॉक करें या ना करें। अक्सर हम खाने के बाद कोशिश करते हैं कि बैठकर टीवी देखें या फिर आप लेटने की कोशिश करते हो। इसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि आप अपनी जो भी डेली लाइफ, मतलब आपने जो शेड्यूल फॉलो किया, आप सुबह से चीजों को फॉलो नहीं कर पाए। आपका ऑफिस आवर्स, अब जब आप वहां से आते हैं वो ऑलरेडी इतना लेट हो जाता है कि आपका डिनर का टाइम कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाता। आपने अपना डिनर लेट किया, उसके बाद आप डायरेक्टली सोने के लिए चले जाते हो। तो इन कंडीशंस में आज ये जो क्वेरी है कि हम इमीडिएट वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपना शेड्यूल ठीक करना होगा सो दैट आपको इसका आंसर मिले कि हाँ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको शेड्यूल अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप अगेन डायरेक्टली सोने के लिए चले जाएंगे और आप अपनी एक्सरसाइज इमीडिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको जो इसका आंसर है कि इमीडिएट वॉक आपको इमीडिएट तो करनी होती है, बट वो बहुत ज्यादा आपकी जो वॉक होती है बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। आप कोई बहुत ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रही हो। तो बेहतर है कि आप अपनी वॉक जो है वो 100 स्टेप्स जो होते हैं आप उसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपने खाना खाया, आपने 100 स्टेप्स ले लिए इमीडिएटली, इन दैट कंडीशन जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है डाइजेशन इम्प्रूव होना। आपने खाना खाने के बाद जब आपको 100 स्टेप्स आप चलते हो तो आपका जो डाइजेशन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं वहां कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा होने लगता है। आपका जो दूसरा एक बेनिफिट मिलता है, ब्लड शुगर जो होता है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो ब्लड शुगर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इन दैट कंडीशन आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स होता है वो कंट्रोल में रहता है।
थर्ड होता है आपके हेल्दी वेट में कहीं ना कहीं मेंटेन जो रहता है। अगर आपने खाने के बाद वॉक करी तो जो भी कैलोरी होती है वो यूज होने लगती है, तो उस तरीके से आप अपना हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन, सभी को पता होता है खाना खाने के बाद जब आप वॉक करते हो तो वो जो एक डाइजेशन और इनडाइजेशन और हार्ट बर्न का कहीं ना कहीं एक सिनेरियो आता है, उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। प्लस आपकी एनर्जी और मूड भी अच्छा रहता है। मतलब आप थोड़ी सी एक्टिविटी करते हो तो आपको भी पता चलता है कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कंडीशन यही होती है कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखो। डू यू फील हैप्पी व्हेन यू एक्सरसाइज? डू यू नो व्हाई? इसका जो रीजन होता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, और उनकी उस बात से मुझे खुशी मिलती है, इवन उन्हें भी खुशी मिलती है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं, वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो आपको अगर एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है तो शायद आपका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, ओवरऑल हेल्थ पे काफी अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपकी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बॉडी से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोफ्रेंस जो आपके होते हैं, उनमें पेन किलर, एज अ पेन किलर उन्हें बोला जाता है, और आपके मूड बस्टर्स होते हैं। जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये बॉडी में धीरे धीरे करके आपके रिलीज होते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमें जो डोपामाइन होता है प्लेजर देता है, तो इन दैट कंडीशन आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्लेजर आपको मिलेगा। सेरोटोनिन जो होता है वो आपके मूड को, एपेटाइट को, स्लीप को रेगुलेट करता है। तो ये सारे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। इट मीन्स कि आप हैप्पी फील करते हो अगर बॉडी एक्टिव रहती है। देन आपको इसके बारे में शायद कभी आपने सुना होगा कि अगर हम लेफ्ट साइड लेटते हैं तो क्या हमारे बेनिफिट्स को कुछ इस तरीके का मतलब जो गट होता है क्या उसको कोई ऐसा बेनिफिट मिलता है? तो इसका जो आज क्वेरी है वो सॉल्व होगा। रेस्ट आपको लेफ्ट साइड इसलिए सोने के लिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो स्टमक होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड अपवर्ड्स होता है, और जो आपके रिफ्लक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं जब आप लेफ्ट साइड लेटते हैं। क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? आपका जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, आपके जो एसिड रिफ्लक्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो इम्प्रूव होती है। लिम्फेटिक आपके फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आप रात में, मतलब कई बार कई लोगों ने ये फील किया है कि वो राइट साइड सो रहा है तो उस कंडीशन में उनको बहुत ज्यादा रिफ्लक्स आ रहे हैं, इनडाइजेशन हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड अगर आप सोते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड होते हैं। देन कुछ टिप्स हैं जो आपको ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है। आपको अच्छे फुटवेयर्स पहनने हैं सो दैट आपको वॉक में या फिर रनिंग में कोई दिक्कत ना हो। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। इस अच्छे कपड़े का मतलब है कि ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स जो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्सरसाइज जो आपके ट्रेनर्स आपको बताते हैं वो करने में थोड़ा सा इजी फील होता है। देन आपको कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 बार एक्सरसाइज, जो लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है या ऐसी कोई दिक्कत है, तो कोशिश करिए कि आप अगर डेली बेसिस पे 7 डेज में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप 5 डेज 4 डेज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत देर तक वर्क प्लेस पर हैं या फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो फिर आप अपनी मोबाइल ना चला करके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो कि आपको अर्लियर जो स्लाइड थी उसमें बताया गया। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी पार्टनर को अपने साथ एक्सरसाइज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो हर टाइम मोटिवेटेड रहे और आपको भी मोटिवेट करता रहे। देन
कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं आपको तभी करनी है जब आप अपने फिजिशियन से पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे आपके स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको जो एक्सरसाइज आगे बताएगी या फिर जो योगा पोस्चर्स आपको बताया गया वो सभी के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फिजिशियन से सबसे पहले राय लेंगे, उसके बाद ही आप उन एक्सरसाइज को करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज को ओवर डू नहीं करना है, आपको ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है विद स्मॉल स्टेप्स। धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है। आप एक बार में हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी बॉडी उन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाएगी और मसल स्ट्रेन एंड ऑल ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट्स थे वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके जो आपको 5 थिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज है कि आपको अपना पोस्चर ठीक करना होगा। आप जब बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, आप एक गुड एंड कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे हों। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है, टेक एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक्स एंड मूव अराउंड। ये एडवांटेज किस चीज के लिए है? जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर आपकी जो मीटिंग्स होती हैं अगर आप उसमें बैठते हैं तो कोशिश करिए कि आप वो वॉक करके यूज करो, या फिर ड्यूरिंग दी ऑन कॉल अगर आप रहते हैं तो उसमें भी आप वॉक करके अपने स्टेप्स काउंट को बढ़ा सकते हैं। सेट योर अलार्म वंस एवरी आवर एंड गेट अप टू मूव अराउंड दी 5 मिनट। आप अपने अलार्म को सेट कर सकते हो सो दैट हर 5-10 मिनट में आप उठे और थोड़ा सा अपने चारों तरफ घूम कर आए। आप ऑफिस एरिया में ही क्यों ना बैठे हो, बट आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है, आपको कोशिश ये करनी है कि मॉर्निंग और नाइट तो बोथ द टाइम मेक श्योर दी स्ट्रेच। आप स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। Especially target hip flexor or stretch that allow you move your back like cat and cow। जो आपको शुरू में मैंने एक्सरसाइज बताई थी कैट पोज एंड काउ पोज, इस तरीके से सुबह शाम आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग करनी है सो दैट जब आप ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेच करो तो सारी मसल्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाए। ऑल्टरनेट बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग वाइल योर वर्क। कोशिश करिए कि आपका सिटिंग और स्टैंडिंग का जो पोस्चर्स होते हैं वो ऑल्टरनेट आप यूज करते रहो। बहुत लंबे समय तक बैठने से आपको कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग, आजकल सभी लोग रील्स बनाने में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब खुश होते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी होगी, आपको जो एक्सरसाइज है, जो आपको चीजें बताई गई हैं योगा एंड एक्सरसाइज, उन सब से रिलेटेड आप एक रील बनाएं और अपने ग्रुप में जरूर से पोस्ट करें। आपको भी खुशी मिलेगी और आपको ये फील होगा कि यस यू आर डूइंग एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस। और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, भले स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करिए, बट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी 100 डेज की जर्नी में कुछ रिजल्ट पाना चाहते हैं। तो विद डाइट आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका गट हेल्थ उससे बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छे से चीजों को सुना और आई होप आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। धन्यवाद दीपांजलि। दीपांजलि ने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरह हम अपने गट को एक्सरसाइज या फिर योगा के माध्यम से हम अपने गट को अच्छा रख सकते हैं। और कुछ ऐसे पानी कब पीनी चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पहले या बाद में, फिर वॉक कब करना चाहिए, खाने के बाद कितने देर बाद करना चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक गट रीसेट जर्नी में या फिर एक एक्सरसाइज जब हम करना शुरू करते हैं। इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने सुना, जाना एक्सरसाइज या फिर योगा किस तरह हमें मदद कर सकता है। तो अब बारी आती है एक्सरसाइज करने की, राइट। सो आई होप कि आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हैं आज के एक्सरसाइज के लिए। सो हमारे साथ हमारी फिटनेस एक्सपर्ट मीनल जुड़ी हुई हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल मीनल upon this virtual stage to start today's exercise.
कि मीनल शायद अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। हम लोग कुछ देर इंतजार करते हैं मीनल का। तब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है, जो आज दीपांजलि ने जैसा ट्रेनिंग दिया, जैसा बताया, इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें चैट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आती है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरह या फिर आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सो यू कैन आस्क। ओके, आई थिंक मीनल इज ऑलरेडी हियर। सो क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम हमारे पास हुआ नहीं। एनीवेज, सो मीनल, आई वुड लाइक यू टू कम अपॉन दिस वर्चुअल स्टेज। वेलकम मीनल, आप आज का एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कुछ वार्म अप पोजेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे जो हेल्प करेंगे आपकी गट हेल्थ को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। ग्रेट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। 3 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और जब भी हम योग की स्टार्टिंग करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी जो इंटेंशन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करें अपने माइंड में बिफोर यू बिगिन। ऐसा होता है ना कि कई बार हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप ये ऐसे इंटेंशन बिल्ड करते हैं जैसे, ओह आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आज तो संडे है, आज तो फील ही नहीं आ रही। सो आप कैसे इंटेंशन सेट कर रहे हैं आप अपने वर्कआउट की? हाँ, सो कोशिश कीजिए जब आप वर्कआउट करने वाले हैं और आप बैठ ही गए आसन पे आके, तो सेट कीजिए बहुत ही बढ़िया सी इंटेंशन, समथिंग लाइक, ओह वाओ, आज मेरा बहुत ही बढ़िया मन है वर्कआउट करने का। आज ऐसा मस्ती से वर्कआउट करूंगी कि मैं अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी, रेजुविनेट, और इस तरह से व्हेन यू सिट, तो एक बहुत अच्छी सी वाइब लेकर बैठिए जब आप अपना वर्कआउट करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और आप एकदम ऐसा दिखना चाहते हैं, तो इसका सबसे इजी हैक बताऊं क्या? वर्कआउट करने से जो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स और ये फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे आर देयर फॉर द होल डे। मतलब आपने सुबह उठ के अगर वर्जिश कर ली और वर्कआउट कर दिया बढ़िया सा, तो आप सोचिए आपकी बॉडी से फ्री सप्लाई ऑफ एंडोर्फिन्स चलेगा, तो पूरा दिन ऐसे रहोगे, ताकतवर, एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में। और अगर आप थोड़ा सा लेजी का टोन सेट करते हैं ना डे मॉर्निंग से, तो उस तरह से बॉडी का मूवमेंट और बाकी सब चीजें अट्यून हो जाती है। तो वर्कआउट करने बैठे और वर्कआउट का इंटेंशन ऐसे होना चाहिए, तो आज मैं बहुत दिल से, खुशी से, मस्ती से वर्कआउट करूंगी। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। जब आप सांस अंदर लेंगे तो कोशिश करेंगे जो आपका स्टमक है, बेली है, वो पूरा बाहर की तरफ एक्सपैंड करे। मतलब आपने सांस अंदर ली, बेली बाहर आएगी, आपने सांस छोड़ी, आप जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो आपकी जो नाभि है ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी, और ना सिर्फ अंदर की तरफ सिकुड़ेगी, ऊपर की तरफ भी उठेगी। तो हम इसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो इनिशिएट होते हैं, आपके डाइजेस्टिव फायर इनिशिएट। सो आप एक हाथ यहाँ पर रख सकते हैं, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए या सिंपल घुटनों पे भी रख सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। फिर एक लंबा गहरा सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर। लंबा गहरा सांस अंदर और फिर बाहर। आइए, मैट पे आप अपनी दोनों लेग्स को अच्छे से खोल लेंगे, स्ट्रेच के साथ। कोशिश कीजिएगा कि आप मैट पर भी बने रहे और आपकी लेग्स भी मैट पर बने रहे, मतलब आपके हिप्स से लेकर आपकी लेग्स तक आप मैट की चौड़ाई में बैठ सके। तो कोशिश करके दोनों हाथों को साइड में रखें, स्ट्रेच करते हुए और आगे की तरफ। तो आप कहां पर स्ट्रेच फील करेंगे?
अपनी इनर थाइस में, अपने काफ मसल्स में, लोअर एब्डोमिनल्स। पंजों को अंदर खींच के रखेंगे, दोनों साइड में स्ट्रेच। सो लंबे गहरे सांस के साथ हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड। बिल्कुल भी इस बात से कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो मेरा हाथ तो यहाँ नहीं जा रहा, या एड़ी नहीं पकड़ रहा, सिर्फ यहाँ तक जा रहा है। ये स्लोली आपकी बॉडी इन चीजों से अडैप्ट कर जाएगी। आइडिया ये है कि जब आप नीचे जाए तो आप पूरा स्ट्रेच करें, राइट फ्रॉम दी आर्मपिट्स, आपकी ओब्लिक्स, आपके कोर मसल्स, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपकी इनर थाइज में भी स्ट्रेच है। सांस छोड़ते हुए साइड, फिर सांस लेते हुए सेंटर में, और सांस छोड़ते हुए, लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए साइड। जब आप सांस छोड़ते हुए साइड में जाते हैं तो कोशिश कीजिए काफ मसल्स को, अपने क्वाड्स को, थाइस को अच्छे से स्ट्रेच देंगे। आप अपने घुटनों को ऊपर नहीं उठाएंगे, लेकिन जो एक नेचुरल कर्व होता है ना आपके घुटनों के नीचे, उसको भी प्रेस नहीं करेंगे, वो वहां ही बना रहे। फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए साइड, एंड सेंटर। इस बार सिर्फ दोनों अंगूठों को या दोनों घुटनों को, शिन को, जहां तक आपका हाथ जा सकता है वहां तक पकड़ेंगे, लेकिन हिंज करेंगे कहां से? हिप से। शोल्डर से राउंड नहीं आएंगे, आप हिप से अपने आप को हिंज करते हुए आगे, कोर को एंगेज रखेंगे, स्पाइन को अच्छे से लेंथन रखेंगे। तो कोशिश कीजिए आप हाथ यहीं से चलाएं, मतलब अपने थाइस के ऊपर से ऐसे हाथ चलाएं जिससे आप ऐसे फोल्ड हो, हिप्स के थ्रू हिंज करते हुए शोल्डर से। और वो सभी लोग जिनकी स्पाइन में हल्का सा पेन रहता है, वो ऊपर देखते हुए ऐसे स्ट्रेच करें, नीचे देखते हुए, आगे की तरफ नहीं, ऊपर देखते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, स्पाइन को अच्छे से लेंथन करते हुए स्ट्रेच। ठीक है, होल्ड करिए, 1 2 3 4, जितना आगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे देखते रहिए मुझे, जिससे आप अपनी कमर में गोलाई नहीं लेकर आएंगे, लेंथ लेकर आएंगे, हिप से हिंज करते हुए। हिंज मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर हैं तो एक तो होगा कमर से ऐसे गोलाई लाते हुए आगे, एक होगा ऐसे। तो ये जहां पर आपके हिप्स और आप कनेक्टेड है, वहां से अच्छे से हिंज करते हुए सीधा स्ट्रेच। तो आपको पता है हमारा बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस होता है ना, वो जिस तरह से हम बैठते हैं वहां पर क्रिएट भी हो जाता है, वहां पर स्टोर भी हो जाता है। मतलब आपकी जो मूलधारा चक्र है, उसके आसपास की जितना एरिया है, बोन्स हैं, सिट्स बोन्स हैं, हिप्स हैं, ग्लूट्स के जितने भी मसल्स हैं, एग्जैक्टली वहां पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस को रोक के रखते हैं और होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से जब हम इनिशिएट करते हैं, हम सबसे पहले अपना जो हमारा बेसिक चक्र है, मूलधारा चक्र, हमारे एक्सक्रीशन ऑर्गन्स, उसको इनिशिएट करते हैं। तो हम वो एनर्जीज को सबसे पहले रिलीज करना शुरू करते हैं, स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा, और फिर वापस एक सिंपल वार्म अप पोज करेंगे, इसको हम चक्री चालन भी कहते हैं। मतलब आप पूरा दोनों साइड से आगे आते हुए, फिर पीछे जाते हुए, फिर आगे आते हुए, फिर पीछे जाते हुए, फिर आगे आते हुए, हाँ ऐसे पूरा अच्छे से खींचिए। मतलब यहाँ तक भी साइड में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर साइड में, फिर वापस आएंगे। कोशिश कीजिए जब आप इसे करें, आप पूरे टाइम में हिप्स के थ्रू हिंज करेंगे, आपकी इनर थाइज, आपके सारे लेग्स के मसल्स एंगेज होने चाहिए, इसलिए हम हाथों को आगे ले आते हैं। मतलब आप अपने हाथों से हंच नहीं करेंगे, शोल्डर्स को अप नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं 5, मतलब हम इधर से आगे गए थे, अब यहीं से पीछे और फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, 2 और करेंगे, और फिर लास्ट बार आगे। आइए हम ब्रिज पोज से स्टार्ट करते हैं। ब्रिज पोज मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये एक ऐसा पोज है जो हर कोई कर सकता है।
मतलब आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी ओवरऑल वीकनेस है बॉडी में, सेंस ऑफ पेन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, ये आपकी सभी मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करता है और उनमें स्ट्रेंथ लेकर आता है। तो आप सोचिए, जब आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी रेस्टेड है मैट पे, आपके कोर मसल्स अच्छे से एंगेज्ड है, आपके फीट आपके नीज के साथ अलाइंड है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही इजी क्राइटेरिया है कि आपके जो फिंगर टिप्स है ना वो एडी के साथ टच करता है, बस इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके घुटने और पंजे दोनों अलाइन। उसके बाद धीरे से आप कोर के साथ ऊपर उठते हैं, स्पाइन के साथ नहीं, कोर के साथ ऊपर उठे, स्ट्रेच करते हुए लेंथन कीजिए अपने स्पाइन को और फिर वापस नीचे, फिर कोर के साथ ऊपर उठे, फिर वापस नीचे। ये एक जो ढंग है वर्कआउट करने का, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने कोर मसल्स को एंगेज करना सीख जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, ये मसल स्क्वीज करना आपको आ जाएगा। जब आप इस तरह से मसल्स को स्क्वीज करते हैं तो आप अपनी सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इनिशिएट करते हैं, आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करते हैं, आप अपने ग्लूट्स की पावर को इनिशिएट करते हैं। सो सोचिए, आपके घुटनों में ताकत आएगी क्योंकि आप ये सारी मसल्स को एंगेज कर रहे हैं। और फिर धीरे से वापस। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो बोट पोज और नाम आसन। तो सभी लोग जिनको कमर में दर्द रहती है, मैं आपको 3 वेरिएशंस दूंगी नाम आसन। सबसे पहला आसन इज सिंपल, आप जिस तरह से ब्रिज पोज कर रहे थे, आप उसी तरह से ब्रिज पोज में जिस तरह से आप ग्लूट्स को एंगेज करके ऊपर उठ रहे थे, उसी तरह से आपको ग्लूट्स को एंगेज करके अपने पांव को ऊपर उठाना। मतलब आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी अभी भी मैट पे बनी। ये वाला अगर प्रोसेस आपको कंफर्टेबल है, तब धीरे से कोर को ही एंगेज करते हैं। मतलब आपने लेग्स के ऊपर उठा लिए, मतलब आपकी जो टेल बोन है वो आपके मुंह की तरफ, मतलब आपके नोज की तरफ कर्व हो रही है, तो वहां पर तो आर्च बन ही नहीं सकता। अब सिर्फ जब आप ऊपर उठते हैं तो एक जगह आप जो गलती कर सकते हैं वो ये है कि आप सर्वाइकल स्पाइन को स्ट्रेन कर लें। उससे बचने के लिए आप अपनी जो चिन है उसको चेस्ट की तरफ पूरी कीजिए। मतलब ऐसे करके ऊपर नहीं आएंगे, चिन को स्काई की तरफ पुल करके नहीं, चिन को चेस्ट की तरफ। अगर आपने चिन को चेस्ट की तरफ किया तो आपने यहाँ से सर्वाइकल को लॉक कर दिया, तो आपका नेक में प्रेशर नहीं आया। तो पहला स्टांस सिर्फ ये है, सिर्फ यहाँ इतना होल्ड कीजिए, मतलब कोर को एंगेज करते हुए ऐसे होल्ड कीजिए। अगर ये डुएबल है, आप कर सकते हैं, तो आप ऊपर आएंगे। इसका नेगेटिव फॉर्मेट, मतलब एक होता है ना कि आप नीचे से ऊपर आइए। अगर आप नीचे से पूरा ऊपर नहीं बैठ सकते हैं वो बोट पोज में, तो आप जहां पर ऐसे बैठ सकते हैं ना, वहां से पीछे जाइए। पहला वेरिएशन था जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी ही मैट पे है, वो तो बहुत ही सेफ पोज है। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो उस तरह से कोर को एंगेज कीजिए। अगर आपको वो इजी लग रहा है तो बैठिए, आपकी जो हील्स हैं उनको मैट पे अच्छे से डिग कर दीजिए और उतना पीछे जाइए जहां तक आप जा सकते, जहां पर जाकर आप होल्ड कर सकते। अगर ये डुएबल है तो थर्ड पोज है जिसमें आप अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठा देंगे, लेकिन ये लाइन सीधी रहेगी, मतलब पंजे और घुटने सीधे रहेंगे, इनको नीचे की तरफ नहीं, सीधी तरफ। अगर ये भी आप कर पा रहे हैं, ये डुएबल है, तो फिर लेग्स सीधे। तो आइडियली आप बोट पोज किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप सभी प्रोसेसेस में अपने कोर को एंगेज कर रहे हैं। आप जिस तरह से आप इसको इजीली कर पा रहे हैं, आप उस तरह से करें, ठीक है। बिकॉज आप जब किसी भी प्रोसेस को शुरू करते हैं तो आप पहले अपनी बॉडी की बात सुनते हैं, वो कहाँ तक किस तरह से कर पा रही है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, आप रियलाइज करेंगे कि आप बहुत सारी मूवमेंट्स कर पा रहे हैं बिना रुके, बहुत अच्छे से। सो कोर को एंगेज करेंगे, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि आइडियली 30 सेकंड के लिए तो होल्ड करें, तो मैं काउंट कर, कोर को एंगेज करेंगे, लेंथन करेंगे स्पाइन को सीधा, 1 2 3 4 5 6 7, कोर लेग सीधी, 8 9 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15. वेरी गुड. सी द आइडिया इज कि अगर आपको ऐसे लगे ऐसे होल्ड नहीं हो रहा है तो आप अपनी वेरिएशन चेंज कर दीजिए. 15, 16. बट कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए कोर मसल्स को इनिशिएट करें. 14. याद रखिएगा कि हाथों से कुछ नहीं है इस बोट पोज में. अगर आपने लेग सीधे किए, हाथ इधर किए, सब किसकी पावर पे? कोर की पावर पे. 15, 16, 17, 18, 19, 20. It's actually 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए वापस मैट पे. जब भी आप कोई करते हैं तो आप कभी भी वर्कआउट के बाद या कोर के मूव करने के बाद सीधा बैठेंगे नहीं. कोशिश कीजिएगा कि वर्कआउट करते, कोर के मूव करने के बाद आप मैट पे जरूर स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेट करते हुए मैट पे आ जाए. लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने कोर मसल्स. वेरी नाइस. जिस तरह से हमने बोट पोज में अपने सारे कोर मसल्स को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए ऊपर की तरफ उठे, ऐसे ही होता है हमारा बोट पोज, मतलब धनुरासन, जिसमें हम इन्हीं सभी मसल्स को बाहर की तरफ से खींचते. तो आइए हम प्रिपरेशन में पहले कोबरा पोज करते हैं, जिसे हम भुजंग आसन भी कहते हैं, जिसे मैंने कल बहुत अच्छे डिटेल में सिखाया था. तो आप अपने पंजों को सीधा कर देंगे, हाथों की हथेलियों को चेस्ट के पास ले आएंगे, अपनी एल्बोस को भी स्क्वीज करेंगे, मतलब बाहर की तरफ ए नहीं बनाएंगे, रेदर एल्बोस को चेस्ट के साथ पीछे की तरफ. लंबी गहरी सांस लेंगे, बहुत तेज ऊपर की तरफ उठ के नहीं आएंगे, एंगेज करेंगे, मतलब पहले ग्लूट्स को, पहले कोर मसल्स को एंगेज करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए होल्ड करेंगे, एल्बोस को लॉक नहीं करेंगे, स्क्वीज करेंगे ऊपर की. फिर धीरे से वापस अगेन एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, फिर धीरे से वापस. अब जब हम करेंगे धनुरासन या बोट पोज, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी जब हम एंगेज करेंगे तो हम कोर मसल्स को एंगेज करेंगे, आइडियली लोअर एब्डोमिनल मसल्स, मतलब हमारी नाभि के नीचे की मसल्स. तो आप जब आप उठाएंगे तो थाइस पे स्ट्रेंथ चाहिए, थाइस के थ्रू ऊपर जाएंगे, अपने घुटनों को प्रेस करते हुए पीछे की तरफ नहीं लाएंगे, इसको खोलते हुए, पंजों को बाहर की तरफ खोलते हुए ऊपर की तरफ. डिफरेंस समझे? मतलब आपको अपर बॉडी उठाने के लिए अपने पांव को पीछे नहीं खींचना है, खोल के थाइस की पावर से ऊपर की तरफ आना, क्योंकि हमारा आइडिया क्या है कि हमारा प्रेशर हमारे कोर पे. ठीक है, तो आप अपने दोनों हाथों के साथ पीछे ऐसे साइड पे आ जाइए, कोर को एंगेज करेंगे. ठीक है, इसका सिंपल प्रेपरेटरी पोज करते हैं. पहले स्क्वीज करेंगे, एंगेज करेंगे, लेंथन करेंगे, मतलब ये सिर्फ इस तरह से फील कीजिए कि आपको ऊपर आना है, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे. कंफर्टेबल? अब इन हाथों से आप अपनी सेंटर ऑफ द फीट को पकड़ लीजिए, हील को नहीं, सेंटर ऑफ द फीट को पकड़ लीजिए. लंबी गहरी सांस लेंगे, स्क्वीज करेंगे कोर को. अगेन कोशिश ये करेंगे कि ऊपर आते वक्त जो शोल्डर्स है इनको ऐसे स्क्वीज देंगे, खोल के रखेंगे. इनफैक्ट शोल्डर्स को पीछे की तरफ रखो, मतलब जब आप यहाँ पर हैं, स्क्वीज किया आपने, सेंटर से होल्ड किया, जब आप ऊपर की तरफ आए स्क्वीज करते हुए, तो ऐसे नहीं, ऐसे. चेस्ट भी खुलेगी, शोल्डर्स भी खुलेंगे, कोर पे पावर पे. होल्ड कीजिए, 1, 2,
ऊपर की तरफ देखिए, 3, 4, 5, फिर धीरे से वापस। आई नो हमारा अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा शायद वो ये धनुरासन या बॉ पोज थोड़ा ज्यादा लगे आपको, तो बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है तो हल्के से कीजिए, रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम डाउनवर्ड डॉग करेंगे। बहुत ही सिंपल आसन है, इनफैक्ट बहुत रिलैक्सिंग पोज भी है। कोर को एंगेज करेंगे, स्क्वीज करेंगे, जिस तरह से हमने अपने पंजों को अंदर की तरफ स्क्वीज किया था कल, उसी तरह से पंजों को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। फिर कोर को एंगेज करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे की एंड होल्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हील जमीन पे नहीं लग पाती है इस तरह से स्ट्रेच करते हुए, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप अपने घुटनों को अंदर की तरफ मूव करते हुए स्ट्रेच। 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5। और अब फिर से कोशिश कीजिए अधोमुख शवासन में पूरा स्ट्रेच करें। स्पाइन को अच्छे से लेंथन करेंगे, कोर मसल्स को एंगेज करते हुए अपनी काफ्स में, थाइज में, हैमस्ट्रिंग्स में पूरा प्रेशर महसूस कीजिए। फिर धीरे से घुटनों के बल वापस आते हुए एडी को पीछे की तरफ रोल करते हुए चाइल्ड पोज पे, मतलब आपके हिप्स आपके एडी के ऊपर स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों के साथ नीचे। ये एक रिलैक्सिंग पोज है। 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से स्ट्रेच देते हुए राइट फ्रॉम योर हिप्स टिल योर पाम्स, स्पाइन को लेंथन रखेंगे, अच्छे से खींचते हुए। धीरे से ऊपर आएंगे और वज्र आसन में आते हुए हम 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सेशन को एंड करेंगे। सो कोशिश कीजिएगा, अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे तो सिंपल सुखासन में बैठिए और जिस तरह से आपने इंटेंशन सेट की थी अपने वर्कआउट की, उसी इंटेंशन के साथ बहुत ही ज्यादा ग्रैटिट्यूड से, मतलब थैंकफुल की फील से कि आज हमें कितना अच्छा हमारी बॉडी के थ्रू ये प्रोसेस करने को मिला। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। वन लास्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 से 3 बार जब भी आपको टाइम मिले, आप जमीन पर कुछ ऐसे आसन में बैठे जो हम नॉर्मली कर रहे हैं और सिखा रहे हैं व्यायाम के दौरान, मतलब एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे, थोड़े टाइम के लिए वज्रासन में बैठिए, थोड़े टाइम के लिए सुख आसन में अपने आप को इनिशिएट करते हुए सीधा बैठिए। जैसे हमने वक्र आसन किया था, मतलब प्रिपरेटरी पोज फॉर अर्ध मत्स्यनासन, उस तरह से थोड़ा सा अपने लेग्स को स्क्वीज करते हुए सीधा करके बैठिए। सो इस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को और अपने स्टमक, मतलब आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में ब्लड फ्लो को इनिशिएट करते हुए बैठिए। कुछ टाइम के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।
मैं आपको फिर से कल मिलूंगी और मेडिटेशन के लिए भी मिलूंगी। कोशिश कीजिए कि आप अपना ये रूटीन और ये हैबिट बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। तो देखेंगे कि आप थोड़े दिन बाद जब भी आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपका किसी दिन वर्कआउट मिस होगा ना, तो आपको लगेगा उफ्स, लाइफ से क्या मिस हो गया, है ना। तब तक थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा और एक्शन के साथ हर दिन कोशिश करके सेशन को अटेंड। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट संडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनल। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? कमेंट शेयर कीजिएगा। आई बिलीव आज जो भी आप लोगों ने सीखा है वो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी काफी मदद करने वाला है। और आप